वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विथ एचडी। फ्रेंड्स, आज मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जो सब्सक्राइबर टेलीग्राम पे ज्वाइन है उनके लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ, और जो सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब नहीं करते पर मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे मतलब वो लोग मेरे व्यूअर हो गए, उनको भी कुछ कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मार्केट अभी काफ़ी वॉलेटाइल है और इसके हिसाब से मैं काफ़ी जो वीडियो भी बनाता हूँ उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक का लेवल भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, आपके पास वो मैसेज नहीं पहुँचता, वो नोटिफिकेशन पहुँचता नहीं, यूट्यूब पहुँचाता नहीं, या कुछ टेक्निकल कारण से आपके पास में भी वो वीडियोस पहुँचता नहीं है। तो उन इसके लिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी कभी मेरे चैनल पे आइए, विजिट कीजिए। काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो मैं बनाता हूँ जिसका लेवल मैं बताता रहता हूँ, तो आप भी उस लेवल को फिर से देखिए, चेक कीजिए। अगर उस लेवल के आसपास वो रहता है वो स्टॉक्स तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचता नहीं, तो उससे आपको क्या होता है, आपको फिर से ढूंढना पड़ता है हर एक स्टॉक कहाँ पे है, क्या है, और उसके बाद वेट करना पड़ सकता है मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिस पे मैं बताऊंगा कि आपको किस स्टॉक पे आपको एंटर करना है या नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक दो दिन पहले ही मैं अगर कोई अच्छा स्टॉक का वीडियो लेवल बता दिया तो थोड़ी ना नेक्स्ट डे में उसका बताऊंगा, मे भी 2-3 दिन बाद अगर उसमें और भी करेक्शन होता है या फिर एक ही जगह पे वो बेटर रहता है, उसके बाद ही मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो आप तो क्या कर सकते हो, कभी कभी बीच बीच में मेरे जो चैनल है उस पर विजिट करके मेरे जो शॉर्ट वीडियो है या फिर जो लॉन्ग भी वीडियो है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए, कौन सा लेवल पे अभी है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर टेलीग्राम पे ज्वाइन है वो लोग क्या कर सकते हो, सेम चीज़ करके मुझसे फिर से क्वेरी कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो कि इस लेवल पे उनको बाय करना चाहिए कि नहीं। और बाकी रहा कि आप जो मेरे वीडियो देख के लाइक करते हो कि नहीं, कमेंट, आप लोग, मुझे पता है फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी किया है तो लाइक भी करते हो और कमेंट भी ज़रूर करते हो। फ्रेंड्स, उसके लिए कोई चिंता नहीं, आप ज़रूर करोगे, ये मुझे पक्का मालूम है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। आज का जो विषय है, आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, एवरेज के बारे में, स्टॉक एवरेज के बारे में। आज मैं आपसे कुछ थोड़ा टाइम लूँगा, उसके बाद ही मैं स्टॉक के चार्ट पे जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एवरेज तो बहुत ही आराम से कर लेते हैं, पर उसका पीछे का राज क्या है वो हमको नहीं पता। तो चलिए चलते जानते हैं एवरेज कैसे करना है, क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, कब करना है। ठीक है, तो चलिए सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स, जो भी वो बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस एग्जाम्पल के आपको समझाने के लिए मैंने एक कैलकुलेशन लिया है। आप सोचिए कि 1000 के प्राइस में आपने 5 क्वांटिटी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ये गिर के 900 पे आ गया। उसके बाद आपने फिर से उसमें 5 स्टॉक ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक 800 पे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे 10 स्टॉक खरीद लिया। ठीक है, तो आपके पास कितना स्टॉक गया, ऑलमोस्ट 20 स्टॉक हो गया, और आपका एवरेज निकल के आया ऑलमोस्ट, आप सोचिए कि 910 आपका एवरेज हो गया, AV। ठीक है, 910 अगर एवरेज हो गया, जब मार्केट चढ़ गया, जब मार्केट चढ़ के ऊपर, मार्केट नहीं सॉरी, जब स्टॉक अपमूव हुआ, तो वो आपने क्या किया, जब 980, आपका एवरेज कितना था 910। ठीक है, 980 जब क्लोज किया तो आपने कहा नहीं, मेरे पास अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, 5 to 10%, 8% मेरा मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैं इस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। तो और आपने क्या किया, 8% और 7% लेके एग्जिट हो गए, क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। आप कितनी देर एक स्टॉक में बैठे रहोगे, जो लोग स्विंग ट्रेडर है। ठीक है, 8% लेके आप बेच के निकल गए स्टॉक से। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ है, आपको क्या होगा, आपको 5 स्टॉक में लॉस होगा। कितना, 20 रुपीज़ का। कौन से स्टॉक में, जो स्टॉक आपने 1000 रुपीज़ में 1000 में 5 स्टॉक खरीद लिया ना आपने, वहाँ पे आपको 20 रुपये का हर एक स्टॉक में, 5 स्टॉक में मतलब 100 रुपीज़ का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, क्योंकि आपने पहली 5 स्टॉक आपने खरीद लिया था 1000 रुपीज़ के, वो क्या कम हो जाएगा, उसका प्राइस क्या कम हो जाएगा, नहीं, आपने तो खरीदा 1000 रुपीज़। तो अगर आपको वो लॉस कवर करना है, वो 100 रुपीज़ आपको घर लेके जाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 980 में नहीं, आपको 1000 के ऊपर में आपको बेचना पड़ेगा पूरा लॉट स्टॉक, तभी आपको पूरा पैसा मिलेगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा। आप समझ गए या नहीं समझे, नीचे कमेंट के जरूर बताएगा। तो अब क्या करें,
तो एवरेज अगर करना ही है आपको तो फिर आपको हमेशा अच्छे स्टॉक में फ्रेंड्स, जो ब्लू चिप लार्ज कैप अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उन्हीं पे आपको एवरेज करने। वो स्टॉक अगर अच्छे खासे करेक्शन पे अगर मिल जाता है, आपको अच्छे खासे करेक्शन पे अगर मिल जाता है, तभी आपको एवरेज करना है। जैसे 20% या 15% पे करेक्शन पे आपने लिया, उसके बाद स्टॉक तो 20% करेक्शन या 15% करेक्शन, उसके बाद फिर से क्या हुआ, मार्केट पूरा निफ्टी में करेक्शन आ गया तो और मे बी 5% गिर गया, तब जाके आप इस पे एवरेज कर सकते हो। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर एवरेज कर सकते हो। और एवरेज करके, क्योंकि आपको पता है अच्छे स्टॉक्स है ना अपना अपना टॉप पा लेते हैं हमेशा। आप अच्छा स्टॉक जैसे ही ऊपर अप मूव करता है, उसके बाद वो अपना टॉप को ढूंढ लेते हैं, आपको टॉप क्रॉस करके अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे देते हैं। पर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जैसे पीयूसीओ स्टॉक, ओएनजीसी, आईओसी, ये सब वगैरह क्या करते हैं, वो अपना टॉप कभी नहीं पाते फ्रेंड्स। जिस टॉप से वो गिरते हैं ना करेक्शन पे, वो उसके बाद उस टॉप पे जाते ही नहीं। ठीक है, तो उन स्टॉक पे एवरेज करने से थोड़ा परहेज करें। उन स्टॉक को भी लेना है तो नीचे बॉटम पे ले, और उसके बाद किसी कारण मार्केट करेक्शन पे उनको वही छोड़ दें। उनको फिर से लेना है तो क्या करना है आपको, क्योंकि आप मैंने तो समझा दिया फ्रेंड्स आपको क्या करना है। पहली एक ही बार में एक ही लेवल पे हर एक अपना सारा पैसा नहीं झोंकना है। तो आपने पहले क्या किया था, 20% ही अपना पैसा लगाया उस स्टॉक में डालने के लिए। अगर 20% ही पैसा फंसा रहेगा ना, उसके बाद अगर आपको उस स्टॉक में किसी भी पीयूसी स्टॉक में फिर से आप एवरेज करोगे और भी 30% होगा, आपको क्या होगा, 50% स्टॉक आपका फंसा रह सकता है। उसके बाद जैसे ही आप मूव करेगा थोड़ा, अगर आपके बाइंग प्राइस में भी आ जाता है, मतलब दूसरी बार जो एवरेज करके जो इस प्राइस में भी आ जाता है, वहां से भी आप एग्जिट करते हो तो भी आपको नुकसान ही है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर दूसरा कोई भी ब्रोकरेज जो अकाउंट होता है वो रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी स्टॉक को फॉर एग्जांपल, ऐसे नहीं कि कोई भी बैड स्टॉक लेके आप बैठ जाओगे और उस पर भी एवरेज नहीं करोगे, वो नीचे और बाय करते जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, बंधन बैंक अगर कोई 430 पे लेके रखा है तो उसको क्या करना चाहिए, बंधन बैंक अभी जो रेजिस्टेंस उसका क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट 360-70 तक उसका रेजिस्टेंस है। उसको जब तक क्रॉस नहीं करा तब तक 400 के ऊपर नहीं चला, तब तक क्या आप बैठे रहोगे, एवरेज करते रहोगे स्टॉक पे। उसके बाद आपको क्या होगा, आप काफ़ी टाइम तक आपको अच्छा खासा पैसा लेके उस स्टॉक में फंसे रहने की चांसेस है। तो आपको क्या कर सकते हो, आप दूसरा कोई आपका पास ब्रोकरेज जो अकाउंट है वहाँ पे अगर रहता है तो आप क्या कर सकते हो, बंधन बैंक को 310 में बाई कर सकते हो, 300 के लेवल में बाई कर सकते हो। उसके बाद जब 360 में जाता है तो आराम से वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। और वो वाला जो फंसा हुआ है वो पैसा अगर 5 महीने 6 महीने के बाद अच्छा खासा वो उसमें कुछ मतलब उसके पास आ जाता है, या फिर आपके पास बाइंग प्राइस पे आ जाता है, अच्छा स्टॉक हो तो बाइंग प्राइस भी आ जाता है तो आप निकल सकते हो, या फिर थोड़ा सा लॉस लेके भी निकल सकते हो। उससे आपको क्या होगा, आपको लॉस कम होगा। आई थिंक अगर मैं आपको समझा पाया तो नीचे ज़रूर कमेंट कर लिखिए हाँ समझ गया। अगर नहीं समझे तो फिर से मैं ट्राई करूँगा समझाने के लिए, क्योंकि मैं एक ही बार में बोलता रहता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू बोलता रहता हूँ, बीच में भी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, मेरा जो सीक्वेंस है उसमें भी गड़बड़ हो सकता है, तो शायद आपको समझ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो नीचे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं सब कुछ। मैं तो फिर नेक्स्ट एक और फ्रेश वीडियो आपको दूंगा कि आपको कैसे एवरेज करना है, क्या है सब कुछ डिटेल्स। ठीक है, तो अभी चलते हैं चार्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे। आप देख सकते हो 1 डे कैंडल मैंने लगा के रखा है फ्रेंड्स। 1 डे कैंडल से हर एक ये जो आप एक एक कैंडल देख रहे हो, हर एक कैंडल मतलब एक दिन का रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बहुत ही अच्छा बैंक है फ्रेंड्स। दूसरा और तीसरा नंबर की लाइन पे ये खड़ा है बैंकिंग सेक्टर की। ये पहला तो है एचडीएफसी, दूसरा है आईसीआईसीआई, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। आप देख सकते हो उस जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो है 567 पे फ्रेंड्स। 500 कोई भी बुरा प्राइस है नहीं। फॉर सिचुएशन ऐसा नहीं कि आप इस प्राइस पे भी अभी जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हो, ठीक है, जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हो फ्रेंड्स उनको कहना चाहते हो अभी कोई ऐसा नहीं है कि आप इस प्राइस पे भी फ्रेश बाई करो, थोड़ा और नीचे आ जाए तो अच्छा होगा। तो और जो लोग एवरेज कर रहे हैं 570 के पास से या फिर 500 से, वो लोग भी फ्रेंड्स जैसे ही नीचे आता है, जितना नीचे आता है उस लेवल पे, जो भी लेवल अभी बताऊँ उस लेवल पे धीरे धीरे करके उसको ऐड करके अपने होल्डर्स में रखिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं और कितना गिर सकता है या नहीं, और सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, सब कुछ शेयर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ एक ही लेवल पे बाई कर सकते हैं। हर एक लेवल पे जो भी लेवल हमें मिलता है हर एक सपोर्ट पे हम बाई कर सकते हैं। उसके बाद बाकी तो देखते हैं क्या होता है।
तो अभी आपको बता देता हूँ 550 में फ्रेंड्स, 550 में ये आप देख सकते हो उसका अच्छा खासा सपोर्ट है। पहले भी मैंने बताया था 550 में इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। इस लेवल पे थोड़ा क्वांटिटी आप उठा सकते हो जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हो, और जो लोग एवरेज करना चाहते हैं थोड़ा और नीचे आने चाहिए। अगर नीचे तो आया ही फ्रेंड्स, तब अगर नहीं किया तो 550 अगर जैसे ही आता है आप बाय कर सकते हो। अच्छा खासा सपोर्ट देके गया है जिसके कारण हमें इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। कौन सा है? 530, ठीक है। 550 लिख के देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, और 530, ठीक है। इन दो लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक को अगर आ जाता है गलती से फ्रेंड्स, ज़रूर बाय कर लीजिएगा। ये आपको 600 के ऊपर पहुंचा देगा, ठीक है। जब रैली आएगी ना मार्केट पे तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर ही भागेगा फ्रेंड्स, आप जान लो, और आपको सबसे ज़्यादा पैसा इसी से मिलेगा, ठीक है। तो जितना नीचे आता है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके आईसीआईसीआई बैंक को अपने होल्डिंग्स पे रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और चलते हैं हमारे अगले स्टॉक पे। तो हम लोग अभी आ चुके हैं फेडरल बैंक के रेवेन्यू और प्रॉफिट में। आप देख सकते हो अच्छा खासा उसका रेवेन्यू है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो 2017, 2018, 2019 और 2020। आप देख सकते हो एक ऐसा बैंक है रेगुलरली उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस क्या है, रेगुलरली उसमें ग्रोथ है, और आप देख सकते हो प्रॉफिट रेगुलरली इसमें इंक्रीज ही हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बैंक है। ऐसे बैंक जैसे नीचे आता है ज़रूर बाय कर लीजिएगा, कोई दौरा ही नहीं। बहुत ही अच्छा बैंक है इसीलिए मैंने आपको दिखाया, क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा नीचे है और काफ़ी लोगों को लगता होगा कि ये थोड़ा क्या बैंक है, उसका नाम क्या था, पेनी स्टॉक हो सकता है या कुछ ऐसा कुछ सोच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो लोग फ्रेश है, जो लोग बिगिनर्स है, वो सोच सकते हैं कि या पेनी स्टॉक पे फंस ना जाए, या छोटा उसका प्राइस कम है उसमें फंस ना जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि छोटे जो स्टॉक है तो उसका प्राइस भी छोटा है, पर ये प्राइस का प्राइस छोटा है, पर ये असल में जो उसका फिनेंशियल फिगर है उसके हिसाब से ये छोटा नहीं है। तो फ्रेंड्स फेडरल बैंक अगर नीचे मिल रहा है, अब अच्छा रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, चूकिएगा मत बाय करने से, ठीक है। चलते आगे चार्ट पे देखते हैं फेडरल बैंक को कहाँ पे उसको खरीद। तो फ्रेंड्स ये जो चार्ट देख रहे हो आप लोग, वन डे कैंडल पे देख रहे हो, हर एक कैंडल वन डे रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ये ग्रीन लाइन है 20 EMI एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। जब ऊपर जाएगा तो ये तो फ्रेंड्स 90 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नीचे, मैंने पहले भी बोला था, जो लोग जब मार्केट गिरा था तो 75 में भी उसको बाय करने के लिए बोला था मैंने, तो अभी चल रहा है ये 72 पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर एक जो फिनेंशियल स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक है, अभी आपको धीरे धीरे ही बाय करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आप बल्क आप बाय कर लो ज़्यादा क्वांटिटी लेके, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट अभी भी थोड़ा प्रेशर में है, कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो, तो थोड़ा कभी भी नीचे और आ सकता है। इसके हिसाब से को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हर एक लेवल पे, जो लेवल बता दो, हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके आप ऐड करते जाइए फेडरल बैंक को, ठीक है। और जो आज का जो एवरेज वाला वीडियो बनाया था ना, उसको याद में रखिए। ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ और आप कंफ्यूज हो जाओ कि फेडरल बैंक पे आपको एवरेज करने के लिए, नहीं, ऐसा मत होना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसलिए मैंने उसका रेवेन्यू भी दिखा दिया, प्रॉफिट भी दिखा दिया। तो आप ये अच्छा स्टॉक है, जैसे ही ऊपर जाएगा ना निफ्टी, ये भी ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, और वो अपना टॉप ज़रूर पा लेगा फ्रेंड्स। आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है 72 पे, ठीक है। तो अगर ये आपको 70 के लेवल पे मिल जाता है किसी भी करेक्शन पे, और अगर किसी बड़े करेक्शन पे 70 के नीचे आ जाता है, झटक से थोड़ा क्वांटिटी बाय कर लीजिए। अगर इसको तोड़ देता है, उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट होता है वो है 66, ठीक है। तो कुछ पता नहीं फ्रेंड्स, आ भी सकता है 66। अगर नहीं आता है 77, 68 या 69 पे रहता है तो अच्छा है, तो उसी से अगर रिवर्स बैक करके शायद 75 पे सीधा चला जाए, तो आप 70 जैसे ही आता है पहला फ्रेश बाय आप कर सकते हो 70 के नीचे। उसके बाद अच्छा खासा सपोर्ट 60 से, ये मान लो कि नीचे का लेवल भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि नीचे आता है तो आपको वहाँ पे भी सतर्क रहना पड़ता है, उसको तोड़ता है कि नहीं, या फिर आपको इस लेवल पे एवरेज करना है कि नहीं, वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के पास। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स है ये स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का। आप देख सकते हो ये अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये अभी ट्रेड कर रहा है 1073 पे। उसका टॉप देख लेते हैं, उसका टॉप ऑलमोस्ट 1300 के ऊपर है, अभी ऑलमोस्ट 1070 पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आज क्लोजिंग उसने नेगेटिव दिया है। और एक और चीज़ बता देना फ्रेंड्स, देना चाहता हूँ कि अभी उसका जो मनी फ्लो इंडेक्स 43 पे है, तो अभी जस्ट करेक्ट किया है। मुझे लगता है उसने पहले भी
एक अपना सपोर्ट उसने दर्ज करा दिया है, वो लेवल है 976। पर आप क्या वहाँ तक इंतज़ार करोगे? इतना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको ये 1000 रुपीज़ में भी मिल जाता है, सॉरी 1000 रुपीज़ में मिल जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो पहला बाय आप जिन्होंने फ्रेश बाय, मैंने उसका एक भी वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर, एम स्मॉल फाइनेंस बैंक की पहला बना रहा हूँ। 1000 के लेवल पे मिल जाता है तो आप बाय कर सकते हो। अगर ये जो लेवल आप दिख रहे हो 970 के आसपास अगर आ जाता है फ्रेंड्स किसी भी करेक्शन पे, तो इन दो लेवल अभी के सिचुएशन के हिसाब से आप बाय करके चलो, मुझे लगता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने में कामयाब हो सकता है इस लेवल से, ठीक है। तो यही है, तो चलते हैं हमारे चौथे स्टॉक के पास। तो फ्रेंड्स ये है IDFC फर्स्ट बैंक का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो आपके सामने है। आप देख सकते हो उसमें 2017 में 18 में थोड़ा प्रॉफिट ही घटा है, 2019 में और भी घट चुका है और 2020 में और भी घट चुका है। तो कंटिन्यू परफॉर्मेंस है नहीं इस स्टॉक में अभी के सिचुएशन के हिसाब से। तो जो लोग सोचते हैं कि ये मल्टीबैगर बन जाएगा, तो अभी के सिचुएशन जो रिजल्ट आप ये प्रेजेंट कर रहा है उसके हिसाब से ये मल्टीबैगर अभी बनने वाला है नहीं। तो उसके लिए टाइम चाहिए। इसको सिर्फ आप लोग ट्रेडिंग के हिसाब से जैसे ही नीचे आता है, अच्छा खासा बॉटम पे आता है, तभी इस पर एंटर कीजिए और टॉप में जाके इसको सेल कर दीजिए, ठीक है, अच्छा खासा मुनाफा लेके। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए होना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे नहीं लगता। तो लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स आप अच्छे स्टॉक पड़े हुए हैं, मतलब बजाज फाइनेंस पड़ा हुआ है, उसके बाद HDFC बैंक पड़ा हुआ है, जो कोटक बैंक है वो पड़ा हुआ है, वो ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप क्यों IDFC फर्स्ट को प्रेफर करोगे, ठीक है। अगर समझ में आता है आप बोलो, नहीं समझ में आता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलो नहीं समझ में आया, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो उसका रेवेन्यू घट चुका है, प्रॉफिट भी घट चुका है। तो इस तरह की स्टॉक में है ना, आपको जो लोग रिस्क टेकर है वो लोग ही इन्वेस्ट करें, या फिर जिनको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरह मालूम होता है, एनालिसिस कर सकते हैं, हाँ मुझे इस लेवल पे उसको एंटर करना है और किस लेवल पे इस पे एज में वो लोग ही इस पे एंटर कर, किसी के ना कि किसी के कहने के सुनने पे करें। मैं जो बता रहा हूँ वो भी उसको भी आप वेरीफाई कर लो, उसके बाद ही आप एंटर करो इन स्टॉक में, ठीक है। ये भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं उसके चार्ट पे किस लेवल पे उसको लेना है, क्योंकि अभी मार्केट में प्रेशर है, कहीं भी जा सकता है स्टॉक की। आपको ध्यान रखना है हर एक लेवल पे, जैसे ही उस लेवल पे मेरा जो भी लेवल देता हूँ उस लेवल को क्रॉस कर देता है तो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए इंतजार करना चाहिए, ना कि उस लेवल पे बाय करना चाहिए। ये आप सोच के रखो, ठीक है। तो चलते हैं हमारे IDFC फर्स्ट बैंक। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट पे। फ्रेंड्स यहाँ तक तो इसने अच्छा खासा सपोर्ट दिखा दिया है इस लेवल पे, काफ़ी दिनों तक एक ही जगह पे कंसल्ट कर। अगर किसी भी गिरावट हो जाता है फ्रेंड्स, इस लेवल पे फ्रेश बाय कर सकते हो। अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है तो इस लेवल पे जो अभी भी करंट प्राइस है उस लेवल पे आप बाय कर सकते हो 50 के रेंज पे। अगर मार्केट में कुछ और भी अगर इसी लेवल पे ये स्टे करता है, रहता है और मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिविटी आ जाता है, तभी इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट में अभी भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ही पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। वो लेवल दे रहा हूँ इस लेवल पे के लिए इंतज़ार करना चाहिए, उस लेवल को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। 47 पे आ जाता है तो आप पहला बाय कर सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक के। इसको अगर क्रॉस कर देता है उसका नेक्स्ट लेवल हो जाता है 43, ठीक है। तो इस लेवल पे आप ध्यान से ट्रैक कीजिएगा। जैसे 47 पे आ जाता है, ऐसा नहीं कि बाय करना है, 47 आता है उसको अगर इसी तरह कंसोलिडेट करता है और मार्केट में भी कुछ पॉजिटिविटी होना शुरू होता है तो उस लेवल पे बाय करता है। अगर तब भी मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं आता है फ्रेंड्स, स्टॉक में पॉजिटिविटी नहीं आता है, तब भी आपको क्या करना चाहिए, 43 के लिए इंतजार करना चाहिए। अगर वहाँ पर आता है तो बाय करना चाहिए। और फिर से कहता हूँ, जो लोग रिस्क टेकर है वही IDFC फर्स्ट बैंक पे इन्वेस्ट करे, वरना अवॉइड। तो फ्रेंड्स यही होता है फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको गाइड किया जाता है कैसे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सब कुछ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर समझा पाया सब कुछ तो एक लाइक बटन ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।